नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय बैंकिंग की दुनिया में, खास तौर पर यह समझने के लिए कि इसे चलाया कैसे जाता है, इसके नियम कानून क्या हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास CAIIB के चौथे पेपर मतलब BRBL के 2025 संस्करण से जुड़ी कुछ सामग्री है। इसमें बैंकिंग के कायदे कानून और उनके पालन पर काफी जानकारी दी गई है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस सामग्री से काम की बातें निकालना। हम देखेंगे कि कौन से मुख्य कानून हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI जैसी संस्थाएं क्या करती हैं, कितने तरह के बैंक हैं, सरकारी, प्राइवेट, सहकारी वगैरह, और उनका क्या रोल है। अच्छा। साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब NBFCs और हाल के बड़े वित्तीय बदलावों पर भी नजर डालेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंकिंग का असल मतलब क्या है। स्रोत बताते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसे साफ तौर पर परिभाषित करता है। हाँ, एक्ट का सेक्शन 5B है। हम्म। मोटे तौर पर इसका मतलब है जनता से पैसे की जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना। हाँ, किस लिए? उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से। और ये जमा पैसा मांगने पर मतलब ऑन डिमांड या किसी और तरीके से वापस मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे चेक, ड्राफ्ट वगैरह से निकालने की सुविधा हो। बिल्कुल, यही बैंकिंग का मूल काम है कानून के हिसाब से। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कौन से कानून सबसे अहम है? आपने कहा दो हैं। हाँ, मुख्य रूप से दो कानून हैं। एक तो यही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। और दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये दोनों मिलकर पूरे बैंकिंग सिस्टम का आधार बनाते हैं, कह सकते हैं। और ये जानना भी जरूरी है शायद कि बैंक शुरू करने के लिए RBI का लाइसेंस चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 22 साफ कहता है कि भारत में बैंकिंग का बिजनेस शुरू करने या चलाने के लिए RBI से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यानी बिना RBI की इजाजत के कोई बैंक नहीं खोल सकता। अच्छा, एक और बात थी इस स्रोत में, क्या कोई भी अपने नाम में बैंक शब्द इस्तेमाल कर सकता है? नहीं नहीं, उस पर भी रोक है। सेक्शन 7 कहता है कि सिर्फ एक रजिस्टर्ड बैंकिंग कंपनी ही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग जैसे शब्द जोड़ सकती है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात है, सेक्शन 49A में चेक से निकालने योग्य जमा स्वीकार करना भी प्रतिबंधित है। केवल कुछ संस्थाएं जैसे बैंक या RBI द्वारा अधिकृत ही ऐसा कर सकती हैं। ओके, तो ये तो हुई बुनियादी परिभाषाएं और कानून। अब भारत में कितने तरह के बैंक काम कर रहे हैं? स्रोत उन्हें कई श्रेणियों में बांटते हैं। हाँ, भारत का बैंकिंग लैंडस्केप काफी विविध है। सबसे पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी PSBs। सरकारी बैंक। हाँ, सरकारी बैंक्स। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एक बड़ा नाम है, जो अपने अलग कानून SBI एक्ट 1955 से बना है। और बाकी वो बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण 1970 और 1980 के दशक में हुआ था। सरकार की इनमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी होती है। और ग्रामीण इलाकों के लिए भी खास बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स। बिल्कुल, वो है रीजनल रूरल बैंक्स या RRBs। ये RRB एक्ट 1976 के तहत बने थे। इनका खास मकसद है ग्रामीण बैंकिंग और खेती किसानी की ज़रूरतें पूरी करना। इनमें हिस्सेदारी का स्ट्रक्चर भी अलग होता है शायद। हाँ, इसमें केंद्र सरकार का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15% हिस्सा होता है। और हाल के सालों में क्या हुआ है कि कई छोटे RRBs को मिलाकर बड़े RRBs बनाए गए हैं, ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े। सही। PSBs और RRBs के अलावा प्राइवेट बैंक्स भी तो हैं? हाँ, बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। इनमें कुछ पुराने बैंक हैं जो 1968 से पहले के हैं, और काफ़ी सारे नए बैंक हैं जो 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद लाइसेंस मिलने पर शुरू हुए। और विदेशी बैंकों का क्या स्टेटस है? फॉरेन बैंक्स भी भारत में ऑपरेट करते हैं। ये वो बैंक्स हैं जिनका हेड ऑफिस विदेश में होता है, लेकिन वो भारत में अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं या फिर यहाँ अपनी पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी मतलब WS मॉडल बना सकते हैं। लेकिन आसान नहीं होगा उनके लिए आना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए RBI की शर्तें काफ़ी कड़ी होती हैं, जैसे उनके अपने देश के रेगुलेटर की मंजूरी चाहिए, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये सब देखा जाता है। समझ गया। एक और टाइप के बैंक हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है, सहकारी बैंक। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सहकारी सिद्धांतों पर चलते हैं, मतलब सदस्यों के आपसी सहयोग से। इन पर एक तरह का ड्यूल कंट्रोल होता है। ड्यूल कंट्रोल कैसे? अगर ये एक ही राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंट्रोल होता है,
और साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई का भी। हाल ही में मतलब 2020 में कानून में संशोधन करके आरबीआई को इन बैंकों के मैनेजमेंट और अगर जरूरत पड़े तो उनके पुनर्गठन या मर्जर के मामले में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, ताकि उनकी स्थिरता बनी रहे। तो ये इतने सारे अलग अलग तरह के बैंक हैं, इन सबको नियंत्रित और गाइड कौन करता है? यहीं पर आरबीआई की भूमिका आती है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जो 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत बना, भारतीय बैंकिंग सिस्टम की धुरी है, सेंट्रल पिलर है। इसका सबसे जाना पहचाना काम तो नोट जारी करना है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना और पूरी करेंसी और क्रेडिट प्रणाली को ऑपरेट करना भी इसी की जिम्मेदारी है। ये इसके मुख्य काम है, आरबीआई एक्ट के प्रियम्बल में लिखे हैं। लेकिन आरबीआई सिर्फ नोट छापने और नीतियां बनाने तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसे और भी कई अधिकार देता है। हाँ, बिल्कुल। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को एक बहुत शक्तिशाली रेगुलेटर और सुपरवाइजर बनाता है। सोचिए, नया बैंक खोलने का लाइसेंस देना या लाइसेंस कैंसिल करना, बैंकों के मैनेजमेंट में कौन रहेगा, डायरेक्टर्स की नियुक्ति, जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को हटाना, बैंक क्या क्या काम कर सकते हैं ये रेगुलेट करना, बैंकों का इंस्पेक्शन करना, उन्हें निर्देश देना और नियम तोड़ने पर पेनल्टी लगाना, ये सब आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी आरबीआई एक तरह से बैंकों का रेगुलेटर, सुपरवाइजर, गाइड सब कुछ है। हाँ। और ये अंतिम ऋणदाता वाली बात क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर कोई सॉल्वेंट बैंक, मतलब जो वैसे तो ठीक है पर अचानक लिक्विडिटी की दिक्कत में फंस जाए और उसे कहीं से पैसा ना मिल रहा हो, तो आरबीआई उसकी मदद के लिए आगे आ सकता है, उसे उधार दे सकता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक फैलने से रोकता है। समझ गया। एक और शब्द सुनने में आता है, शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक। ये क्या होते हैं? ये वो बैंक्स हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची मतलब सेकंड स्केड्यूल में शामिल किया गया है। अच्छा, तो कोई खास क्राइटेरिया होता होगा? हाँ, एक्ट के सेक्शन 42 सब सेक्शन 6A में क्राइटेरिया दिया है, जैसे उनकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व एक न्यूनतम स्तर, पहले 5 लाख था, अब शायद बदल गया हो, और आरबीआई संतुष्ट हो कि उनका कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ नहीं है। शेड्यूल में शामिल होने से बैंकों को आरबीआई से कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे रेपो रेट पर उधार लेने की सुविधा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरबीआई बैंकों के रोजमर्रा के कामकाज को कैसे कंट्रोल करता है। स्रोत बताते हैं कि आरबीआई निर्देश जारी कर सकता है, पावर टू इशू डायरेक्शंस। हाँ, ये आरबीआई की एक बहुत बड़ी शक्ति है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 2 सेक्शन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 21 जो लोन्स और एडवांसेस पर कंट्रोल की बात करता है, और सेक्शन 35A जो जनरल पावर देता है आरबीआई को जनहित में या बैंकिंग पॉलिसी के हित में निर्देश जारी करने की। ये निर्देश किस तरह के हो सकते हैं? ये लोन देने की शर्तों, ब्याज दरों, किस सेक्टर को कितना लोन देना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह, लोन के लिए कितना मार्जिन रखना है, इन सब बातों पर हो सकते हैं। और ये निर्देश बैंकों के लिए बाध्यकारी होते हैं, मतलब मानने ही पड़ते हैं। और हाल में कुछ नए सेक्शन भी जोड़े गए हैं, शायद 35A, 35AB। हाँ, ये बैड लोन्स की समस्या से निपटने के लिए जोड़े गए थे। ये आरबीआई को और शक्ति देते हैं कि वो फंसे हुए कर्ज मतलब एनपीएस के मामलों में सीधे दखल दे सकें और बैंकों को निर्देश दे सकें कि वो किसी खास उधारकर्ता के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करें। अच्छा, बैंकों में पैसा रखना तो हम सबके लिए आम बात है, पर इस पैसे की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? आजकल डिपॉजिट इंश्योरेंस की काफी चर्चा होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। भारत में एक संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, जो आरबीआई की सब्सिडरी है। DICGC? हाँ, ये बैंकों में जमा राशि का बीमा करती है। DICG एक्ट के तहत हर बैंक के हर जमाकर्ता का 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट बीमाकृत होता है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। तो अगर कोई बैंक डूब जाए तो 5 लाख तक वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल, और हाल में इसमें एक बड़ा सुधार हुआ है। अगर किसी बैंक पर आरबीआई मोरेटोरियम लगाता है, मतलब लेन देन पर रोक लगाता है, तो DICGC को 90 दिनों के अंदर ही बीमाकृत राशि जमाकर्ताओं को देनी होगी। पहले इसमें काफी समय लग जाता था। वाह,
ये तो जमाकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। और उन खातों का क्या होता है जिन्हें लोग सालों तक इस्तेमाल नहीं करते? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 26 कहता है कि बैंकों को हर साल उन खातों की जानकारी आरबीआई को देनी होती है जिनमें 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो उस पैसे का क्या होता है? वो पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे आरबीआई मैनेज करता है। DEAF फंड। हाँ, इस फंड का इस्तेमाल जमाकर्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और बैंकिंग साक्षरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई खाता धारक या उसका कानूनी वारिस बाद में आता है, तो वो उचित प्रक्रिया पूरी करके अपना पैसा बैंक से वापस क्लेम कर सकता है। बैंक फिर DF फंड से वो पैसा वापस ले लेता है। ये जानना दिलचस्प है। अब लोन की बात करें, लोन्स एंड एडवांसेस, क्या बैंक किसी को भी किसी भी तरह का लोन दे सकते हैं या इस पर भी कुछ रोक टोक है? रोक टोक जरूर है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का सेक्शन 20 कुछ खास तरह के लोन देने से मना करता है। जैसे बैंक अपने ही शेयरों को गिरवी रखकर लोन नहीं दे सकता। साथ ही अपने किसी डायरेक्टर को या ऐसी किसी फर्म या कंपनी को जिसमें कोई डायरेक्टर, पार्टनर या गारंटर हो, बिना अच्छी सिक्योरिटी के मतलब अनसिक्योर्ड लोन देने पर भी पाबंदी है। कुछ और भी शर्तें हैं डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों वगैरह के लिए। और आरबीआई भी कुछ कंट्रोल करता है? हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, सेक्शन 21 के तहत आरबीआई ये भी तय कर सकता है कि बैंक किस मकसद के लिए लोन दे। लोन देते समय कितना मार्जिन रखें, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना % लोन दे, लोन की ऊपरी सीमा क्या हो और ब्याज दरें क्या हो या कैसे तय हो। ब्याज दरों की बात आई है तो ये कैसे तय होती है? हमने पहले बेस रेट, फिर MCLR और अब एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसी चीजें सुनी है। ये क्या है, जरा समझाएंगे? जरूर। देखिए, पहले ब्याज दरें काफी हद तक आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड थीं, लेकिन 90s के दशक के सुधारों के बाद धीरे धीरे इन्हें नियमों से मुक्त मतलब डीरेगुलेट किया गया, ताकि बैंक अपनी लागत और बाजार के हिसाब से दरें तय कर सकें। 2010 में बेस रेट सिस्टम आया। ये वो न्यूनतम दर थी जिसके नीचे बैंक कुछ खास मामलों को छोड़कर लोन नहीं दे सकते थे। इससे पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई। फिर MCLR आया। हाँ, 2016 में बेस रेट की जगह MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट लाया गया। इसमें बैंक के लिए पैसा जुटाने की सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट, रेपो रेट जैसे कई फैक्टर्स शामिल होते थे। ये बेस रेट से ज्यादा डायनामिक था। लेकिन इसमें भी कुछ कमी महसूस हुई। हाँ, ऐसा महसूस किया गया कि आरबीआई जब अपनी पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट बदलता है तो उसका असर बैंकों की लोन दरों पर उतनी तेजी से और पूरी तरह से नहीं पहुंचता, खासकर जब रेट कम होते हैं। पारदर्शिता की भी कमी थी। तो अब क्या व्यवस्था है? एक्सटर्नल बेंचमार्क? बिल्कुल। अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल, रिटेल लोन और MSME लोन को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाए। जैसे आरबीआई का रेपो रेट या 3 महीने 6 महीने वाले सरकारी ट्रेजरी बिल की यील्ड या कोई और बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी FBIL प्रकाशित करता हो। बैंक इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। इसका फायदा? इसका मकसद ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन बेहतर हो। जब आरबीआई रेपो रेट बदले तो उसका असर लोन की EMI पर जल्दी और पारदर्शी तरीके से दिखे। समझ गया। आजकल इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है, क्या इसके लिए भी आरबीआई ने कोई नियम बनाए हैं? हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ जोखिम भी बढ़ते हैं, तो आरबीआई ने इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा, इसके कानूनी पहलू और रेगुलेटरी जरूरतों पर काफी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ खास बातें हैं इनमें? हाँ, जैसे बैंकों को मजबूत सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI इस्तेमाल करने को कहा गया है। नियमित रूप से थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी ऑडिट कराने की जरूरत है। ग्राहकों की पहचान ठीक से सत्यापित करनी होगी। खासकर ऑनलाइन खाता खोलते समय फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है और किसी भी सुरक्षा उल्लंघन या साइबर अटैक की जानकारी तुरंत आरबीआई और CERT-IN को देनी होगी। सहकारी बैंकों के लिए भी हैं? हाँ, सहकारी बैंकों के लिए भी उनकी क्षमता और उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के आधार पर अलग से दिशा निर्देश हैं। ठीक है। बैंक और बड़ी कंपनियां पैसे जुटाने के लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD और कमर्शियल पेपर CP। स्रोत में इनका भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
मतलब छोटी अवधि के लिए फंड जुटाने के तरीके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज मुख्य रूप से बैंक जारी करते हैं जब उन्हें थोक में मतलब बल्क में कुछ समय के लिए पैसा चाहिए होता है। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। इनकी अवधि क्या होती है? कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1 से 3 साल के लिए भी जारी कर सकते हैं। और कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर सीपीज, बड़ी कंपनियां, प्राइमरी डीलर्स और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जारी करते हैं अपनी छोटी अवधि की फंडिंग जरूरतें पूरी करने के लिए। ये भी अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं। इनकी अवधि? इनकी अवधि भी 7 दिन से लेकर 1 साल तक होती है। क्या इनमें कोई भी निवेश कर सकता है? आमतौर पर इनमें व्यक्ति, कंपनियां, बैंक और अन्य संस्थाएं निवेश करती हैं। दोनों ही आजकल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतलब डीमैट फॉर्म में जारी होते हैं और इनकी न्यूनतम रकम 5 लाख रुपए या उसके मल्टीपल में होती है। सीपी के लिए कोई खास शर्त? हाँ, सीपी जारी करने के लिए कंपनी की अच्छी क्रेडिट रेटिंग होना जरूरी है। कम से कम A3 रेटिंग होनी चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दी हो। ओके, ये तो हुई कामकाज और इंस्ट्रूमेंट्स की बातें। अब जरा बैंकों के संगठन मतलब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पर आरबीआई के कंट्रोल की बात करते हैं, जैसे लाइसेंस देना या ब्रांच खोलना। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, लाइसेंसिंग प्रक्रिया बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 22 बहुत अहम है। आरबीआई ये देखता है कि बैंक की वित्तीय हालत कैसी है, मैनेजमेंट कैसा होगा, जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे या नहीं वगैरह। आरबीआई के पास लाइसेंस देने या ना देने का पूरा अधिकार है। और ब्रांच खोलने पर मिशन देता है। बैंकों के पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, क्या ये भी आरबीआई तय करता है? हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 11 न्यूनतम चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल और रिजर्व की जरूरतें बताता है, जो भारतीय और विदेशी बैंकों के लिए अलग-अलग हैं। सेक्शन 12(1) ये भी कहता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल पेड अप कैपिटल से आधे से कम नहीं होनी चाहिए और पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से आधे से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई लाइसेंस देते समय या बाद में इससे ज्यादा पूंजी रखने को भी कह सकता है, खासकर बेसिल नियमों के तहत। और बैंक के मालिक कौन होंगे, मतलब शेयर होल्डिंग, और डायरेक्टर कौन बनेंगे, इस पर भी कोई नियम है? बिल्कुल है। वोटिंग राइट्स पर सीमा है। सेक्शन 12(2) कहता है कि कोई भी एक शेयर होल्डर बैंक के कुल वोटिंग अधिकारों के 10% या आरबीआई द्वारा निर्धारित उच्च सीमा तक से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, ताकि कंट्रोल किसी एक के हाथ में ना जाए। सही। और अगर किसी को बैंक में 5% या उससे ज्यादा शेयर खरीदने हैं तो उसे आरबीआई से पहले मंजूरी लेनी होती है। आरबीआई ये देखता है कि खरीदने वाला फिट एंड प्रॉपर है या नहीं। और डायरेक्टर्स के लिए? हाँ, डायरेक्टर्स के लिए भी योग्यताएं सेक्शन 10(a) तय हैं। बोर्ड में कम से कम 51% डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनके पास अकाउंटिंग, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, कोऑपरेशन, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, छोटे उद्योग जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान या प्रैक्टिकल अनुभव हो। और कार्यकाल पर भी सीमा है? हाँ, कोई भी डायरेक्टर, चेयरमैन या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर लगातार 8 वर्षों से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता। चेयरमैन और एमडी के बारे में? चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की नियुक्ति के लिए भी खास अनुभव चाहिए और उनकी नियुक्ति और रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है। सेक्शन 10(b), 10(b)(b). आरबीआई के पास उन्हें हटाने की भी शक्ति है। सेक्शन 36(a)(a). जरूरत पड़ने पर आरबीआई पूरे बोर्ड को सुपरसीड करके अपना प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। सेक्शन 36(a)(c)(a). यानी मैनेजमेंट पर आरबीआई की बहुत कड़ी नजर रहती है। आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। हाँ, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि बैंक का कामकाज पारदर्शी हो, जवाबदेही तय हो, शेयरधारकों और अन्य स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा हो और बोर्ड अपनी निगरानी की भूमिका ठीक से निभाए। भारत में बैंकों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देश अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे OECD प्रिंसिपल्स और बेसल कमेटी की गाइडलाइंस पर आधारित हैं। इसमें बोर्ड की संरचना, डायरेक्टर्स की भूमिका, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वगैरह की भूमिका स्पष्ट की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग और इंस्पेक्शन की। बैंक सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते, उन्हें आरबीआई को बहुत सारी रिपोर्टें भी भेजनी होती होंगी। हाँ, ये रेगुलेशन और सुपरविजन का एक अहम हिस्सा है। बैंकों को नियमित रूप से कई तरह के रिटर्न्स आरबीआई को जमा करने होते हैं। जैसे कि जैसे अपने सालाना खाते और बैलेंस शीट,
BR एक्ट सेक्शन 29, उनके पास कितनी लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब SLR कितना मेंटेन किया है, इस पर मासिक रिटर्न सेक्शन 24(3), अपनी कुल संपत्ति और देनदारियों पर मासिक रिटर्न सेक्शन 27, लावारिस जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पर सालाना रिटर्न सेक्शन 26, और कितना कैश रिजर्व CRR रखा है, इस पर पाक्षिक यानी हर 15 दिन में रिपोर्ट RBI एक्ट सेक्शन 42 और BR एक्ट सेक्शन 18। और इन खातों का ऑडिट? हाँ, खातों का ऑडिट अनिवार्य है, जो क्वालिफाइड ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है और उसकी कॉपी RBI को भी देनी होती है। RBI चाहे तो किसी बैंक का स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है। और क्या RBI खुद जाकर बैंकों की जांच भी करता है, इंस्पेक्शन? बिल्कुल। RBI के पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35 के तहत बैंकों का और उनकी सब्सिडरीज का भी इंस्पेक्शन करने की व्यापक शक्ति है। वो बैंकों की किताबें, खाते और कामकाज की जांच कर सकता है। इस काम के लिए कोई खास विंग है RBI में? हाँ, इस सुपरविजन के काम को देखने के लिए 1994 में एक खास बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, BSS। ये RBI के सेंट्रल बोर्ड की एक कमेटी है जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं। ये बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFCs पर निगरानी रखता है। और हाल ही में दक्ष सिस्टम का भी जिक्र था। हाँ, दक्ष RBI की एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुपरविजन को और ज़्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश है, जिससे जोखिमों का पहले पता लगाया जा सके। हमने हाल में कुछ बैंकों के विलय मतलब अमेलगमेशन की खबरें सुनी है। ये कैसे होता है? और अगर कोई बैंक बंद होने की कगार पर हो तो क्या प्रक्रिया है वाइंडिंग अप? विलय यानी मर्जर दो तरह से हो सकता है। एक तो वॉलंटरी अमेलगमेशन सेक्शन 44A, जिसमें दो बैंक खुद मिलकर फैसला करते हैं। इसके लिए उनके शेयरधारकों की मंजूरी और RBI की सहमति चाहिए। और दूसरा तरीका? दूसरा है कंपल्सरी अमेलगमेशन। ये तब होता है जब RBI को लगता है कि किसी बैंक की हालत ठीक नहीं है, तो वो उस बैंक के कामकाज पर कुछ समय के लिए रोक, मॉरेटोरियम लगाने की सिफारिश सरकार से कर सकता है, सेक्शन 45। इस दौरान RBI उस बैंक के पुनर्गठन या किसी दूसरे मजबूत बैंक के साथ विलय की योजना बना सकता है, जिसे सरकार मंजूरी देती है। हाल में सरकारी बैंकों का बड़ा विलय हुआ था। हाँ, अप्रैल 2020 में 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय किया गया। ये कंपल्सरी अमेलगमेशन का एक बड़ा उदाहरण है। इससे अब देश में कुल 12 PSB रह गए हैं। इसका मकसद बड़े और मजबूत बैंक बनाना था। और वाइंडिंग अप यानी बैंक को बंद करने की प्रक्रिया? अगर कोई बैंक अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ है तो उसे बंद करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी जा सकती है, सेक्शन 38। ये अर्जी RBI खुद भी दे सकता है या कोई लेनदार भी दे सकता है, अगर RBI सर्टिफाई करे। कोर्ट फिर लिक्विडेटर नियुक्त करता है जो बैंक की संपत्ति बेचकर लेनदारों का पैसा चुकाता है। और अगर बैंक RBI के नियम नहीं मानते तो क्या पेनल्टीज भी हैं? निश्चित रूप से नियम है तो उन्हें लागू करवाने के लिए सजा का प्रावधान भी है। RBI एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, खासकर सेक्शन 46, दोनों में नियम तोड़ने, गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर सख्त दंड का प्रावधान है। किस तरह के दंड? इसमें भारी जुर्माना हो सकता है, जो कई मामलों में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। कुछ गंभीर मामलों में, जैसे गलत जानकारी देने या ऑडिट में बाधा डालने पर, संबंधित अधिकारियों के लिए कारावास मतलब जेल की सजा भी हो सकती है। ठीक है। पारंपरिक बैंकों के अलावा आजकल कुछ नए तरह के बैंक भी दिख रहे हैं, जिन्हें विभेदित बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा जाता है, जैसे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये क्या है? हाँ, ये पारंपरिक यूनिवर्सल बैंकों से अलग हैं। इनकी काम का दायरा थोड़ा सीमित होता है। पेमेंट बैंक का मुख्य फोकस पेमेंट सर्विसेज और छोटी जमा, रिमिटेंसेज और स्मॉल डिपॉजिट्स पर होता है। ये लोन नहीं दे सकते। इनकी जमा सीमा क्या है? वर्तमान में ये प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं। इनका मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और छोटे ग्राहकों, प्रवासी मजदूरों तक पहुंचना है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, SFBs? स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFBs, ऐसे बैंक हैं जो लोन और जमा दोनों तरह की बेसिक बैंकिंग सेवाएं देते हैं, लेकिन इनका फोकस मुख्य रूप से असेवित, अनसर्व्ड और अल्पसेवित, अंडरसर्व्ड वर्गों पर होता है। जैसे छोटे कारोबारी, स्मॉल एंड मार्जिनल किसान, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और असंगठित क्षेत्र के लोग। इनके लिए नियम थोड़े अलग हैं।
जैसे इन्हें अपने ज्यादातर लोन कम से कम 75% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, प्रायोरिटी सेक्टर को देने होते हैं, और इनके 50% लोन पोर्टफोलियो में 25 लाख रुपए तक के लोन होने चाहिए। लोकल एरिया बैंक्स भी थे। हाँ, लोकल एरिया बैंक LABs का कॉन्सेप्ट भी आया था, जो कुछ गिने चुने जिलों तक ही सीमित होते हैं। हालांकि अब शायद केवल 2 ही कार्यरत हैं। अब बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs की। जी। ये बैंकिंग सिस्टम में कहाँ फिट होती हैं? NBFCs ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और जिनका मुख्य काम वित्तीय गतिविधियां करना होता है। जैसे लोन देना? हाँ, लोन देना, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह का अधिग्रहण करना, लीजिंग, हायर परचेज, बीमा कारोबार, चिट फंड कारोबार, ये सब NBFCs के काम हो सकते हैं। लेकिन ये बैंक नहीं होती। बैंक क्यों नहीं होती? क्या फर्क है? मुख्य फर्क यह है कि NBFCs डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती, मतलब वो जमा जिसे कभी भी मांगा जा सके, और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, मतलब खुद के नाम पर चेक जारी नहीं कर सकती। साथ ही बैंकों की तरह DICGC का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर NBFCs के जमाकर्ताओं को नहीं मिलता, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन इनका इकोनॉमी में रोल तो है। हाँ, बहुत बड़ा रोल है। ये खासकर उन क्षेत्रों में लोन पहुंचाती हैं जहां शायद बैंक उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते, जैसे माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, सस्ते घर के लिए लोन, गाड़ियों के लिए लोन। ये वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या NBFCs पर भी RBI का नियंत्रण होता है? हाँ, ज्यादातर NBFCs जो डिपॉजिट लेती हैं या नहीं लेती को RBI रेगुलेट करता है। RBI एक्ट का चैप्टर 3B NBFCs के रेगुलेशन से संबंधित है। उन्हें RBI से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR लेना पड़ता है। इनके लिए क्या नियम है? इक्विटी रेशियो CARR मेंटेन करना पड़ता है, जो फिलहाल 15% है। इनके फंसे हुए कर्जे NPA की पहचान के नियम भी अब बैंकों जैसे ही सख्त कर दिए गए हैं, 90 दिन का ओवरड्यू क्राइटेरिया। और हाल ही में NBFCs के लिए कोई नई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आई है? हाँ, RBI ने 2021 में NBFCs के लिए एक स्केल आधारित नियामक संरचना, स्केल बेस्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर SBR लागू की है। स्केल आधारित मतलब NBFCs को उनके आकार, साइज, उनकी गतिविधियां, एक्टिविटी और उनके द्वारा पैदा किए जा सकने वाले प्रणालीगत जोखिम, परसीव्ड रिस्कीनेस के आधार पर 4 परतों में बांटा गया है। बेस लेयर NBFC-BL, मिडिल लेयर NBFC-ML, अपर लेयर NBFC-UL और टॉप लेयर NBFC-TL। और हर लेयर के लिए नियम अलग हैं? हाँ, जैसे जैसे आप लेयर में ऊपर जाते हैं, रेगुलेटरी जरूरतें और सख्त होती जाती हैं। अपर लेयर में उन बड़ी NBFCs को रखा गया है जिनका प्रणालीगत प्रभाव ज्यादा है। उन पर लगभग बैंकों जैसे ही कड़े नियम लागू होते हैं। टॉप लेयर अभी खाली रखी गई है, जरूरत पड़ने पर किसी बहुत बड़ी और जोखिम भरी NBFC को इसमें डाला जा सकता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। क्या बैंक और NBFCs मिलकर भी काम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं और करते भी हैं। RBI ने को लेंडिंग मॉडल CLM की रूपरेखा तैयार की है। को लेंडिंग मॉडल? इसके तहत बैंक और NBFCs मिलकर खासकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लोन दे सकते हैं। इसमें अग्रीमेंट के तहत लोन का एक हिस्सा कम से कम 20% NBFC अपनी बुक्स में रखती है और बाकी हिस्सा बैंक की बुक्स में रहता है। इसका फायदा क्या है? इससे दोनों की ताकत का फायदा मिलता है। बैंक के पास सस्ता फंड होता है और NBFC की ग्राहकों तक, खासकर छोटे शहरों और गांवों में अच्छी पहुंच होती है, तो दोनों मिलकर ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। स्रोत में नरसिम्हम समिति की रिपोर्टों का भी जिक्र है। ये समितियां क्यों महत्वपूर्ण थीं? बहुत महत्वपूर्ण थीं। 1991 और 1998 में श्री M नरसिम्हम की अध्यक्षता में 2 समितियां बनी थीं, जिन्होंने भारत में पूरे फाइनेंशियल सेक्टर, खासकर बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की नींव रखी थी। 1991 वाली समिति ने क्या कहा था? 1991 की पहली समिति ने उस समय की कई समस्याओं को उजागर किया था, जैसे बैंकों को बहुत सारा पैसा CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में ब्लॉक रखना पड़ता था, जिससे उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता था। उन्हें सरकार के कहने पर कम ब्याज पर या घाटे वाले क्षेत्रों में लोन यानी डायरेक्टेड क्रेडिट देना पड़ता था। ब्याज दरें काफी हद तक सरकार या RBI तय करती थीं। इन सबसे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और हेल्थ खराब हो रही थी, NPAs बढ़ रहे थे।
तो उन्होंने क्या सुझाव दिए? उन्होंने सीआरआर और एसएलआर को धीरे धीरे कम करने, ब्याज दरों को डीरेगुलेट करने, डायरेक्टेड क्रेडिट कम करने, बैंकों को ज्यादा स्वायत्तता देने, प्राइवेट बैंकों को आने देने, पूंजी पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानक बेसल नॉर्म्स अपनाने, एनपीएस की पहचान और वसूली के लिए कड़े कदम उठाने और बैंकों के सुपरविजन को मजबूत करने जैसे कई क्रांतिकारी सुझाव दिए थे। और 1998 की दूसरी समिति? 1998 की दूसरी समिति, जिससे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी भी कहते हैं, ने पहले दौर के सुधारों की समीक्षा की और बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत, कुशल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों की पूंजी और बढ़ाने, सीआरआर, एनपीएस के लिए कड़े नियम बनाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने, बैंकों के विलय के जरिए बड़े और मजबूत बैंक बनाने और डूबे कर्जों से निपटने के लिए खास कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसीज बनाने जैसे कई अहम सुझाव दिए। सरफासी एक्ट का विचार भी यहीं से मजबूत हुआ। तो इन सिफारिशों के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या बड़े बदलाव आए? आप कुछ मुख्य बदलाव बता सकती? हाँ, बहुत सारे बड़े बदलाव हुए हैं जिन्हें हम कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इंक्रीज्ड कंपटीशन। नए प्राइवेट और विदेशी बैंकों को लाइसेंस दिए गए। सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करके उन्हें बाजार से पैसा जुटाने की छूट मिली। डिसइन्वेस्टमेंट। बैंकों के विलय से बड़े और मजबूत बैंक बने। दूसरा, बाजार आधारित नियम। मार्केट ओरिएंटेशन। ब्याज दरें काफी हद तक डीरेगुलेट हो गई। आरबीआई अब सीधे दरें तय करने के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ के जरिए बाजार को प्रभावित करता है। तीसरा, सावधानी और मजबूती। प्रूडेंशियल मेजर्स एंड स्ट्रेंथनिंग। सीआरआर और एसएलआर को काफी कम किया गया। बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात सीआरएआर के बेसल नॉर्म्स लागू किए गए। पहले बेसल 1, फिर 2, अब 3। जोखिम प्रबंधन पर जोर दिया गया। केवाईसी, नो योर कस्टमर और एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नियम सख्त हुए। स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस और उनके लिए प्रोविजनिंग के नियम कड़े हुए। और कानूनी तौर पे भी कुछ हुआ? हाँ, चौथा, संस्थागत और कानूनी उपाय, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स। लोन वसूली में तेजी लाने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, डीआरटीज बनाए गए। बैंकों को सिक्योरिटीज बेचकर लोन वसूलने का अधिकार देने वाला सार्फेसी एक्ट 2002 लाया गया। कंपनियों और व्यक्तियों के दिवालियापन के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 लागू हुआ। क्रेडिट जानकारी साझा करने के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल जैसी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियां बनी। सुपरविजन में भी बदलाव आया? बिल्कुल। पांचवा, पर्यवेक्षी उपाय, सुपरवाइजरी मेजर्स। जैसा हमने बात की, आरबीआई में बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस का गठन हुआ। रिस्क बेस्ड सुपरविजन आरबीएस का तरीका अपनाया गया, जिसमें हर बैंक के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निगरानी की जाती है। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ। छठा, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस लागू होने से सभी बैंक ब्रांचें सेंट्रली कनेक्ट हो गई। पेमेंट सिस्टम में क्रांति आई। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और फिर यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को बहुत आसान बना दिया। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग अब आम हो गई हैं। बैंक अब फिनटेक कंपनियों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी के तरीकों में भी बदलाव आया। हाँ। सातवां, मौद्रिक नीति संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस। आरबीआई अब डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सीआरआर, एसएलआर के बजाय इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ, जिसके तहत रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं और ओएमओ पर ज्यादा निर्भर करता है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई गई है जो मिलकर रेपो रेट तय करती है। ये तो काफी व्यापक सुधार हुए हैं। एक और संस्था का जिक्र है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, एफएसडीसी। ये क्या काम करती है? एफएसडीसी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 2010 में रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। ये एक एपेक्स लेवल बॉडी है, मतलब शीर्ष संस्था है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं और इसमें सभी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के प्रमुख जैसे आरबीआई गवर्नर, सेबी चेयरमैन, आईआरडीआई चेयरमैन, पीएफआरडीए चेयरमैन और वित्त मंत्रालय के सचिव सदस्य होते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? इसके मुख्य काम है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना,
अंतर नियामक समन्वय मतलब अलग-अलग रेगुलेटर्स के बीच तालमेल बिठाना, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना, बड़े वित्तीय समूहों, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स की निगरानी करना, पूरे सिस्टम के स्तर पर जो जोखिम होते हैं मतलब मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन और सिस्टमिक रिस्क्स, उनकी निगरानी करना। तो ये एक तरह से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर नजर रखने वाली और उसे स्थिर रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल, ये रेगुलेटर्स के बीच मतभेदों को सुलझाने का भी एक मंच प्रदान करती है। तो ये थी भारतीय बैंकिंग के रेगुलेशन की दुनिया की एक कह सकते हैं काफ़ी गहरी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे अलग अलग कानून और खासकर आरबीआई मिलकर इस पूरे जटिल सिस्टम को चलाते हैं, कैसे विभिन्न प्रकार के बैंक्स और एनबीएफसीज अर्थव्यवस्था में अपना अपना योगदान देते हैं और कैसे पिछले कुछ दशकों में लगातार सुधारों से इस सेक्टर को मजबूत और ज़्यादा डायनामिक बनाया गया है। हाँ, अगर हम सार देखें तो मुख्य बातें यही हैं कि भारत में बैंकिंग एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है जिसमें आरबीआई की भूमिका केंद्रीय है। हमारे पास अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जो अलग अलग जरूरतें पूरी करती हैं। यूनिवर्सल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, सहकारी बैंक। एनबीएफसीज वित्तीय समावेशन के लिए बहुत जरूरी हैं और उन पर भी अब जोखिम के हिसाब से स्केल बेस्ड नियम लागू होते हैं। सुधारों ने निश्चित रूप से दक्षता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता बढ़ाई है और एफएसडीसी जैसी संस्था पूरे सिस्टम की स्थिरता पर नजर रखती है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जिस तेजी से फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हमारा मौजूदा रेगुलेटरी ढांचा इतना लचीला है, इतना फ्लेक्सिबल है कि वो इन नई खोजों, इस इनोवेशन को बाधित किए बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनाए रख सके? ये बहुत मौजू सवाल है। भविष्य की चुनौतियों जैसे साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे, डेटा प्राइवेसी के मुद्दे और नए तरह के नॉन बैंक खिलाड़ी जो बैंकिंग जैसा काम कर रहे हैं, इन सब से निपटने के लिए हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कैसे और विकसित होना होगा? हाँ, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रेगुलेशन को इनोवेशन के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल। तो इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए।